हम दीपक देश की कविता पर बात करेंगे। दीपक देश हमारे दौर के बेहद ही प्रतिबद्ध कवि हैं। उनकी कविताओं में समय और समाज का सच है, शासन व्यवस्था की जो मार है हाशिए के समाज पर पड़ रही, वो उनकी कविताओं का केंद्र है। उदारीकरण के बाद जिस तरह की एक व्यवस्था निर्मित की गई जिसमें हाशिए का समाज लगातार हाशिए पर चला जा रहा है, वो अपने बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, या वो अपने जो मूल रोज़गार थे, पैतृक रोज़गार थे, उनको भी खो चुका है, वो उनकी कविताओं में बराबर दिखाई देता है। वो गहरे अर्थों में जो है यातना और जो हाशिए की समाज की जो यातना है उसके कवि हैं। दीपक की कविताओं में जाति उत्पीड़न, स्त्री हिंसा, लैंगिक भेदभाव जैसी तमाम समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। पर्यावरण को लेकर वो बेहद संजीदा हैं। उनकी कविताओं में पर्यावरण की बराबर बातचीत है। किस तरह से नदियाँ आज जो है ख़त्म हो रही हैं, वो उनकी कविताओं में निकल कर आया है। और इस वैश्वीकरण में जिस तरह से बाज़ार चीज़ों को प्रभावित कर रहा है, बाज़ार को भी लेकर वो बेहद संजीदा हैं और उन पर भी उन्होंने कविताएँ लिखी हैं। मैं यहाँ कुछ कविताओं की लाइनें कोट करके अपनी बातचीत आगे बढ़ाता रहूँगा। ऐसी समाज पर लगातार हमले हो रहे हैं, आज़ादी के बाद से तेज़ी के साथ विस्थापित हुए हैं। वहाँ विकास के तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए गए, लेकिन उनका लाभ आदिवासियों को मिला नहीं। ऐसे में आप देखेंगे कि तमाम जो नदियाँ हैं, पठारी नदियाँ थी, वो बहुत ही प्रदूषित हो चुकी हैं। वो उन सारी समस्याओं को दीपक ने अपनी कविताओं में उठाया है। वो एक अपनी कविता जिसका शीर्षक है मैं एक अंतिम कविता लिखना चाहता हूँ, में कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरी वह कविता अकाल मृत्यु को प्राप्त हर मजदूर को जलाने से पहले गाई जाए, राज्य पोषित सत्ता के गोली मारे गए आदिवासियों को दफनाने से पहले गाई जाए, समाज के डर से किसी महिला द्वारा फेंका गया भ्रूण नदी में बहाने से पहले गाई जाए। इसी तरह इसी कविता के अंत में आते आते वो कहते हैं कि मैं एक मरण गीत लिखूंगा, नदियों के लिए भी लिखूंगा, और कहूंगा नदियों से कि अब कल कल की मधुर आवाज़ छोड़ तुम हर वक्त बेवक्त मेरा मरण गीत गाओ, शायद तुमको आभास हो जाए अपने खत्म होने का। मैं एक मरण गीत लिखूंगा सबके लिए, जंगल के लिए, धरती के लिए, गाँव के लिए, चिड़ियों पंछियों के लिए, गाय भैंस और बकरियों के लिए, तालाब के लिए, घास के लिए, धान गेहूं के लिए, खरपतवार के लिए, अरहर सरसों और बरसीम के लिए। मैं एक मरण गीत लिखूंगा सबके लिए। जिस तरह से जंगल उजाड़ दिया जा रहा है और यह सब कुछ विकास के नाम पर हो रही हैं चीज़ें, कि हम एक बेहतर कल की कल्पना कर रहे हैं लेकिन प्रकृति को नष्ट करके। तो ऐसे में जो दीपक की चिंता है वो मूलतः नदियों को, पहाड़ों को, जंगलों को लेकर है, और उनकी ऐसी कविताओं में बराबर आपको देखने को मिलेगा। उनकी और भी कविताएँ इन समस्याओं को लेकर हैं। इसी तरह एक लोहार उनकी कविता है जिसमें लोहार के विस्थापन पर उन्होंने लिखा है। लोहार कविता में वो लिखते हैं कि लोहार कोयला जलाते जलाते कोयला जैसे हो गए, मजबूत और काले, शायद उनके शरीर का खून भी कोयले के आंच में तपकर गाढ़ा होकर काला हो गया होगा, और हड्डियां कोयले जैसी ठोस और मजबूत। ऐसा लगता है लोहार कोयला जलाकर सृजन नहीं करते, अपितु खुद को जलाकर सृजन कर रहे हैं। तो लोहार पर कोई ऐसी कविता तभी लिख सकता है जब उसने गाँव देखा हो और लोहार देखा हो। शहरी कवियों के पास वो अनुभव नहीं है, इसलिए इस तरह की कविताएँ लोहारों पर, मल्लाहों पर नहीं हैं। वो दूर से चीज़ों को देखते हैं और लिख देते हैं। लेकिन आज उदारीकरण की जिस व्यवस्था ने, जिस तरह से जो मशीनीकरण हुआ है और मशीनें जिस तरह से गांव-गांव पहुंच गई हैं, मानो लगता तो है चीज़ें बहुत ही आसान हो गई, किया जा समय को बहुत ही बचाया जा सकता है, अपने समय को, और उसका सदुपयोग कहीं दूसरे जगह किया जा सकता है। लेकिन क्या उस विकास के बाद जिस तरह से जो पैतृक तौर पर जो कारीगर लोग थे, या जो विकास के बाद जो गाँव में कारीगर थे, जो गाँव के रोज़गार के साधन थे, जब मशीनें वहाँ आ गई तो उनका क्या हुआ, वो दीपक इसी कविता में आगे बता रहे हैं लोहार में। लेकिन अब मशीनों का युग आ गया है। सड़कें चौड़ी होते ही लोहारों की भट्टियां उखाड़ फेंक दी गई और उनकी कच्ची दीवारें गिराकर सड़क को चौड़ा किया गया। पकी फसल के खेतों में बड़ी बड़ी मशीनें दिखाई दे रही हैं। खेतिहर मजदूर गांव छोड़कर शहर की किसी फैक्ट्री में अपना पालन पोषण कर रहे हैं, और लोहार अपनी ज़मीन और दुकान से विस्थापित होकर शहर के किसी बस्ती में रहने को विवश हो गए। गाँव में जो शिक्षा व्यवस्था है, जिस तरह से उच्च शिक्षा में जिस तरह की डाइवर्सिटी की जो बार बार वकालत की जाती है, उस शिक्षा में जो हाशिए के लोग अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं, वह भी उनकी कविता के केंद्र में है। इसी कविता में वो आगे लिखते हैं कि गांव के कुछ लोहारों के बच्चे हमारे साथ सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते दिख जाते थे, लेकिन शहर के किसी विश्वविद्यालय में नहीं दिखते। इसी तरह वो मल्लाहों पर लिख रहे हैं कि किस तरह से मल्लाहों का जीवन संघर्ष है, वो उनकी कविताओं के केंद्र में है। मल्लाहों पर बात करते हुए वो बहुत ही शानदार बात कहते हैं कि मल्लाह नदी में ही रहते हैं, कहानियों में नहीं, सच में नदी में ही रहते हैं। नदी के किनारे उनकी नावें होती हैं, जाड़ा हो, बरसात हो या फिर गर्मी। व्यवस्था की जो मार है मल्लाहों के ऊपर जो पड़ रही है, और जिस तरह से उनका उच्च शिक्षा में, या जो और इस तरह के जो नए प्रोफेशन हैं, डॉक्टरी पेशा हुआ, प्रोफेसरी हुआ, नौकरशाही में जो उनका रेशियो है, जो उनका प्रतिनिधित्व है, किस तरह से नहीं के बराबर है, वो उनको लेकर दीपक देश चिंतित हैं। वो लिख रहे हैं कि मल्लाहों का शरीर मछली पकड़ते पकड़ते मजबूत हो गया है, और उनके सांस के अंग अनुभवी। वे सांस फूलने से नहीं मरते, लेकिन मरते मल्लाह भी हैं, मल्लाह बनकर। उनके बच्चे भी मरते हैं मल्लाह बनकर। सरकार की कुनीति से, व्यवस्था की विकृति से मल्लाह के बच्चे डॉक्टर बनकर नहीं मरते।
मल्लाह के बच्चे प्रोफेसर बनकर नहीं मरते, मल्लाह के बच्चे नौकरशाह बनकर नहीं मरते, मल्लाह के बच्चे मल्लाह बनकर मरते हैं, पर सांस फूलने से नहीं और ना ही नदी में डूबने से।